आप सबका स्वागत करते हैं हमारे पहले ओपन माइक के लिए। इससे पहले हम दिल्ली में भी इसी तरीके से ओपन माइक कर रहे थे और मकसद है इस प्लेटफॉर्म का कि जो क्रिएटिव टैलेंट्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले और उन्हें एक्सपोजर मिले कि किस तरीके से आज के डेट में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हैं और आप नाम भी कमा सकते हो। और हमारे सिंगरौली में क्रिएटिव टैलेंट की कमी नहीं है, तो हम उसी चीज को दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि कितना टैलेंटेड हमारा सिंगरौली भी है। तो कुछ पंक्तियां आपके लिए लेके आया हूं। कहते हैं कहानियों में वो ताकत होती है कि वो लोगों को जोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे फूल तितलियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। उसके अंदर की मिठास मधुरानी को भी विवश कर देती है। कहानियां उस दोस्त सी होती हैं जिन्हें आपके जीवन के सभी किस्से पता होते हैं। जी हाँ, वो आपकी सबसे अच्छी राजदार होती है। इसलिए हम में से कुछ उन्हें कहने से डरते हैं और कुछ उनकी ताकत को समझते हैं। तभी तो जीवन में कुछ बनने वाले कहानियां बड़ी अच्छी तरह से कहते हैं। इसीलिए इन्हीं कहानियों को कहने वाले कथाकार जिनके अपने माध्यम है, चाहे वो कविताओं के माध्यम से कहें, चाहे वो गा के कहें, चाहे वो मोनोलॉग कह के कहें और या फिर नाच के कहें, तो आज हम आपको ऐसे ही कथाकारों से मिलवाने जा रहे हैं। तो एक बार और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे पहले ओपन माइक में सिंगरौली। ओके, तो आप पहले मैं बुलाना चाहूंगा आशवी जी को। 7 साल की बिटिया है और ये एक पोएट्री कहने वाली है। आइए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे सूर्य की किरण, जैसे सूर्य की किरण, छूले जग का एक कण, छूले जग का एक कण, वैसे ही छू लेंगे सबका मन, वैसे ही छू लेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। जैसे खुशबू फूल की, जैसे खुशबू फूल की, भरते एक नई उमंग, भरते एक नई उमंग, वैसे ही छू लेंगे सबका मन, वैसे ही छू लेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। आपको लगा कि इन्होंने पहले परफॉर्मेंस नहीं दिया हो? ये तो मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड है। आजकल के बच्चे ज्यादा टैलेंटेड हैं। हम लोगों को तो थोड़ा घबराहट होना शुरू हो जाता है इस उम्र में। इतना कॉन्फिडेंस मस्ती भरे हत्ती, भोली सी आशा,
beautiful day poem है. A bit of blue making the sky, a bit of green making the triangles, a bit of white making the patches, a bit of light making worth living a life. A beautiful day when nature creates its charm through the colors and light. Embrace the beauty with all its goodness in the receiving heart, for it's a beautiful day. For it's a beautiful day. So basically मैं अगर मेरे लिए प्रकृति नेचर एक इंस्पिरेशन है, तो मैं कविताएं भी मेरी जो लिखता हूँ कई बार प्रकृति से इंस्पायर होता हूँ. तब तक आप स्टेज अप टू यू माय डियर. Everybody, my name is Adya Mishra. Today I am going to tell my self-introduction. Good evening everybody, my name is Adya Mishra. I am a girl, I am 7 years old. I study in class 2nd A in Ecole International School. My hobbies are drawing, painting, dancing, singing and clay modeling. My birthday falls on 11th April and my favorite fruit is apple, because an apple a day keeps doctor away. And my favorite food is dhokla and idli. My favorite color is baby pink. And my mother's name is Mrs. Shruti Mishra. She is a teacher. कर दी है उसने की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तुम्हें जाने कितनों की लव स्टोरियां. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरी फिक्र में. रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरी फिक्र में. एक गोल्डीलॉक्स नाम की एक सुंदर सी लड़की थी. वो टहल रही थी जंगलों में. टहलते टहलते उसने घर को देखा. वो घर के पास गई और उसने देखा कि वहां पे 3 दरवाजे थे. पहला सबसे बड़ा था, दूसरा बीच का था और तीसरा जो आखिर में था सबसे छोटा था. गोल्डीलॉक्स पहले बड़े दरवाजे पे गई. वो उसके लिए बहुत ही बड़ा था. फिर वो आखिर के दरवाजे पे गई तो वहां पे वो उस पे फिट ही नहीं हो पा रही थी. फिर वो बीच के दरवाजे पे गई तो वो उसमें आराम से चली गई. वो अंदर जैसे ही गई तो वहां पे उसने तैयार हुआ एक टेबल देखा. वो टेबल के पास गई और उसने देखा कि वहां पे एक बड़ी सी कुर्सी है. वो उसके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी और वो चढ़ गई तो उसने जब देखा कि वहां पे एक बड़ा सा कटोरा था जिसमें बहुत सारे स्लग्स और स्नेल्स थे. वो उसे देखकर बहुत ही उसे अजीब लगा. फिर वो नीचे उतर गई. फिर वो बीच की कुर्सी पे गई. वो उस बीच की कुर्सी पे चढ़ तो गई लेकिन उतर नहीं पा रही थी. फिर जब वो कटोरे को देखी बीच के तो वहां पे कुछ आँखें और स्नेल्स थे. वो उसे देखकर भी एकदम अजीब हो गई. और फिर उसके बाद वो छोटे वाले कुर्सी पे गई. वो उस पे देखी, बैठ तो गई और फिर उसके बाद वो कटोरे छोटे वाले को देखी तो उसमें बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज, कैंडी और दूध से भरा हुआ एक कटोरा था. वो उसे चेक कर गई और उसके बाद फिर उसने खाने के बाद उसे बहुत थकान महसूस हुई. वो 3 कुर्सियों को देखी. 3 झूलने वाली कुर्सी, उस पे वो
गई और जाने के बाद वो सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठी। तो वो बड़ी कुर्सी थी और वो एकदम सख्त थी। फिर उसके बाद वो बीच की कुर्सी पे गई, वो ठीक थी और वो उस पे बैठ गई, लेकिन वो नीचे नहीं उतर पाई। और फिर वो सबसे छोटे वाली कुर्सी पे गई। सबसे छोटी कुर्सी पे वो बैठी, तो बैठते ही वो कुर्सी टूट गई। फिर गोल्डीलॉक्स ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद वहां पे उसने एक 3 बिस्तरों को देखा। वो पहले बिस्तर पे गई जो कि बहुत बड़ा था, वो ऊंचा भी था। वो गोल्डीलॉक्स उस पे चढ़ नहीं पा रही थी और फिर वो उस पे चढ़ गई, पर वो बहुत सख्त था। और फिर उसके बाद वो बीच के बिस्तर पे गई। तो वो जब गई तो उसमें वो उसका गद्दा बहुत ही नरम था, जिसमें वो बीच में एकदम से घुस गई। फिर वो सबसे छोटे वाले बिस्तर पे गई, वो उसमें आराम से सो सकती थी। वो तीनों भालू फिर अपने घर आए और घर आने के बाद सबसे बड़े भालू ने देखा। वो कहा कि कोई मेरी कुर्सी पे बैठा था और मेरे खाने को देखा भी था। फिर बीच के भालू ने कहा कोई तो मेरी भी कुर्सी पे बैठा था और मेरे खाने को भी देखा था। उसके बाद सबसे छोटे भालू ने कहा कोई मेरी कुर्सी पे बैठा था और उसने मेरा पूरा खाना खा भी लिया। उसके बाद वो तीनों भालू अपने झूलने वाली कुर्सी की ओर गए। तो सबसे बड़े भालू ने कहा कि मेरी कुर्सी पे कोई बैठा था। तो बीच के भालू ने कहा कि हाँ, कोई मेरी भी कुर्सी पे बैठा था। और फिर उसके बाद जब सबसे आखिर का भालू बोला, छोटा वाला, उसने देखा कि उसने कहा कि कोई मेरी कुर्सी पे बैठा था और उसने मेरी कुर्सी को तोड़ भी दिया। इतना कहते ही छोटा भालू रोने लगा। फिर वो लोग ऊपर गए तो बड़ा भालू सबसे कहा कि मेरे बिस्तर पे कोई लेटा था। तो बीच के भालू ने कहा कि कोई मेरी भी बिस्तर पे लेटा था। और फिर उसके बाद सबसे आखिर का भालू बोला कोई मेरे बिस्तर पे लेटा है। और जैसे ही गोल्डीलॉक्स की आंख खुली, वो तीनों भालुओं को देखकर इतना डर गई और वो तेजी से आ करके चिल्लाई और भाग गई। और फिर उसने तय किया कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी भालुओं के घर नहीं जाऊंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। शुरुआत में थोड़ी सी नर्वस थी, पर फिर बाद में इन्होंने फेस पकड़ लिया। इसीलिए हमारा मंच है कि बच्चों को और जो भी हमारे कई क्रिएटिव टैलेंट है, मौका नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा घबराहट होती है। तो यहाँ पे हम लोग सब परिवार हैं और परिवार में कोई किसी को जज नहीं करता है। हम लोग एक दूसरे का समर्थन ही करते हैं। बहुत अच्छा बोला बेटा आपने। है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। अपना सीना ताने, अपना
नाकानी मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने पढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर लाल तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलूं इंग्लिस्तानी सर में लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की लहर चले जीवन की नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की पूछे राह वतन की चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी going to perform a monologue titled Shopping Compulse of Cinderella. Good evening. I am going to perform a monologue titled Shopping Compulse of Cinderella. I have a problem. I see something I want and I have to have it. Even if it's something completely ridiculous like glass shoes. I'll have to shop, shop and shop. Shop till you drop is even embroidered on my hanky. My stepsisters thought it was funny, but it's true. Then they tried to keep me busy, so I don't have any time to shop. But while I'm scrubbing and cleaning, I'm planning my trip to the store. I can hold a mental list of 100 items, no problem. But my obsession is really getting out of hand. Take the glasses again. I knew they were too big when I bought them, a whole size at least. But I bought them anyway. I mean, I couldn't pass them up. They were perfect, so sparkly. Without a doubt, they would look amazing with the ball gown. And they did. You should have saw me. I looked like a princess. But man, why did the sparkly little pieces of an hurt? I only had one dance with the prince when the back of my heel started feeling like it was on fire. Now I have a huge blister. One more reminder of why I should have never gotten those glass shoes. Shoes made of glass? Whoever came up with such a silly idea. I spent a whole month's allowance and now, since I have only one, I can't even return them and get my money back. See, just as I was leaving the ball, my left shoe fell off. If I had stopped to get it, I would have been left to walk home. Walk home? With feet that could barely handle standing? Just getting to the coach was agony. I thought I'd spend the night dreaming about the handsome prince. But all I could think about were my aching feet. I had to soak them for hours. And now they are so swollen they might actually fit those oversized shoes. Too bad though, because I'm never gonna put my tootsies anywhere near those glass shoes again. Somebody's gotta help me stop shopping. It's becoming a matter of life and death. Thank you. I was a monitor, so I wrote this. That teachers always say that please maintain discipline. Is this a fish market? But I say,
That classroom is definitely not a fish market, but it is a crazy circus. So now, when I am promoted to be a part of my school's student council, this circus is going to be crazier. Let me share some blood-wrenching, annoying stories from my monitor diaries. It's the monitor's responsibility to maintain discipline in class when the teacher is not around. So on the day during the slip between the two classes, my class started screaming as though they had just came out of the jungle. The loudest of them was one of my friends. I repeatedly tried to pacify the class and bring things under my control, but the wild became wilder and they left me with no choice. I wrote the names of my best friends in the talkative list and they got a thundering from the maths teacher. During the recess, they did not talk to me, and when I apologized despite being right and said I had no choice, they went ballistic on me. So we made a pact that they would not be so naughty next time and I would not write their names. But my friends are little devils, and the next day they made the same promise. But I did not write their names on the top of the list. And do you know what? Now the whole class went ballistic on me. I really hate when I'm stuck like this. What should I do in these times? Do you have any idea? Everyone calls me a disciplined queen, and when I ask them to follow the rules, they act as if I have made the rules and think that I'm trying to belittle them and make me feel bad about my duty. Some call me arrogant and some try to pull me down, but I know these are the side effects of being famous. When I passed through the corridor as a sports captain, everyone liked me envious look. They don't understand my real struggles. Yes, a badge and a stash surely make me proud, but it brings so many responsibilities along. So I have a request to you all that please stop judging your monitors and or councils or team leaders who are helping you to improve yourself. They are chosen by the teachers who are much more experienced and mature than us. Don't think that it is easy for me to say all this as I'm not in your shoes. By the way, let me share a secret. I sometimes think the same about the head girl and the discipline prefects. But then I calm myself down, understanding the fact that they are also chosen by the teachers. Thank you. करना चाहूँगा और हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मनोज जी का ये है कि ये एक सोशल वर्कर भी है, तो थोड़ा सा 2 मिनट वो अपना क्या काम कर रही है समाज में, वो भी मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन के साथ बता दें, फिर अपना परफॉर्मेंस दें। आइए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार। मैं वैसे सिंगरौली आर्टिस्ट के नाम से काफी लोग मुझे जानते हैं। मैं आर्ट का कार्य करता हूँ, स्केच आर्ट और बाल पेंटिंग करना हॉबी थी पहले, पैशन बन चुका है। और अभी वर्तमान में हम लोग गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कार्य करते हैं। और यह हमारी टीम छोटी सी है, जो करीब हम लोग 6 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं। और जो पेंटिंग वर्क से अर्निंग होती है, तो हम लोग बच्चों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। और स्टडी मटेरियल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बस उसमें हमारा इतना मोटिव होता है कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर सके स्कूल और एजुकेशन के लिए। कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा होता है, दीपक से प्रकाश चारों ओर फैलता है, किंतु दीपक तले जो अंधेरा होता है, हम उस पर अपनी पंक्तियों के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हमारा प्यारा भारत एकमात्र देश है जिसे हम माँ की संज्ञा देते हैं। इसी संदर्भ में आज की हमारी कविता का शीर्षक है सिंगरौली की पुकार, एक माँ के रूप में। कुछ पंक्तियां यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मैंने लिखे।
हल चलाकर चीरते सीमा पर दर्द नहीं होता, चाहे खंजर हो या भाला, क्योंकि उसी से मेरे हर बच्चों को मिलता है अन्न का निवाला। और गर्व भी होता है कि मैंने अपने सभी बच्चों को हर मुश्किल में पाला। आओ सुनते हैं आगे, बदले में तुमने क्या कर डाला। आओ तुम्हें सुनाऊं कहानी ऊर्जा धानी की। अर्थव्यवस्था में बड़े शहरों मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली का है नाम, किंतु ऊर्जा उत्पादन में सर्वप्रथम सिंगरौली है हमारा अभिमान। यूं तो नाम है ऊर्जा धानी, लेकिन ऐसा भी पल आता है हैंडपंप कुएं ना हो तो पीने को ना मिले पानी। खैर छोड़ो, दस्तावेजों में तो दर्ज है ही 24 घंटे बिजली की कहानी। आखिर ऊर्जा ही तो है हमारी निशानी। जैसे सिंगरौली में कंपनीज की वजह से काफी पोल्यूशन हुए, तो प्रदूषण के ऊपर कुछ लाइन है। देश में प्रदूषित शहरों में भले ही प्रथम राजधानी का नाम है, मतलब दिल्ली में कहते हैं सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, तो देश में प्रदूषित शहरों में भले ही प्रथम राजधानी का नाम है, किंतु ऊर्जा धानी भी कम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं। यह एक माँ की आवाज है। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं। मधुमेह पथरी लकवा को आम बना दिया, बीमारियां हैं। मधुमेह पथरी लकवा को आम बना दिया, जिन्हें जीना था उम्र भर वो कुछ साल भी न जिया। मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे, फिर भी तुम्हें रहम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं। सड़क हादसे भी आए दिन होते रहते हैं हमारे सिंगरौली में। कुछ सड़क हादसों पर है कि बेटों की बलिदानी कुर्बानी में कश्मीर घाटी का नाम लिया। बेटों की बलिदानी कुर्बानी में कश्मीर घाटी का नाम लिया, लेकिन तुमने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा। हादसों का अड्डा अमिलिया घाटी नाम दिया। एक हमारा इधर अमिलिया घाटी पड़ता है, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो यूं तो सिंगरौली की सड़कों जैसी लहूलुहान नहीं होती कश्मीर घाटी, लेकिन तुम मुझे कैसे समझ बैठे निर्मम माटी। फिर भी मेरी ममता कम नहीं, न जाने कितनों की बलि चढ़ गई सिंगरौली की सड़कों पर, फिर भी तुम्हारी आंखें नम नहीं। पर इतना जरूर बतला देना, कब तक दोगे मुझे घाव ऐसे जिनका बना मरहम नहीं। मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे, फिर भी तुम्हें रहम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं, इसलिए तुम्हें। हेल्थ के ऊपर भी है। हेल्थ हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी न्यूज में रहता है। तो डॉक्टर ही भगवान का रूप कहलाते, ऐसा हम सबको सिखलाते। जो सरकारी अस्पतालों में जनता की सेवा के लिए बुलाए जाते, वे व्यक्तिगत दुकानदारी चलाते। अगर बीमारी कुछ गंभीर है तो साहब पर्सनल क्लिनिक भी बुलाते। कहते हैं ऐसा कि कुछ डॉक्टर्स लोग होते हैं जो पर्सनल क्लिनिक बुला लेते हैं। तो अगर बीमारी कुछ गंभीर हो तो साहब पर्सनल क्लिनिक बुलाते। बेखबर कोई नहीं है इससे, बेखबर कोई नहीं है इससे, लेकिन सब बेहतर होने का ढोंग रचाते। जन्म से पहले बच्चे कुपोषित, जल जंगल जमीन भी प्रदूषित। अब तो बतला दो, क्या यह भी कम नहीं। मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे, अब भी तुम्हें रहम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं। एजुकेशन के फील्ड में तो मैंने काम किया है, और पेंटिंग वर्क स्कूलों में बालट कराते हैं। तो कई सारे स्कूलों में करीब 50 से 60 से ज्यादा स्कूलों में काम कर चुका हूँ। तो वहाँ के जो हालत देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से। और ये मैं बैठन या फिर ऐसे शहरों के लिए नहीं है, जो ग्रामीण स्कूल से उसके लिए मैंने लिखे हैं। पहले प्रतिनिधियों के लिए है, जो प्रतिनिधि होते हैं। तुम मुझ पर अपना अधिकार जताते, तुम मेरे ही बेटे कहलाते। कुर्सी से उठकर देखो जरा, ग्रामीण और आदिवासी बेटे कैसे सताए जाते। अरे आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय तो जीवन का आधार बनाते, वहां बच्चे सिर्फ 2 रोटी बांटने को बुलाए जाते। आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय तो जीवन का आधार बनाते, वहां बच्चे सिर्फ 2 रोटी बांटने को बुलाए जाते। और इसके बाद फिर शिक्षा के सुधार में ही ऐसा होता है कि कलेक्टर साहब या शिक्षा अधिकारी जो होते हैं तो स्कूल्स में जाते हैं और क्लासेस में भी जाते हैं। पर वो कहां तक जाते हैं, देखिए सुनिए। मैंने कई बार पेपरों में पढ़ा, कलेक्टर साहब विद्यालयों में जांच के दौरान क्लास भी जाते। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र भी सिंगरौली का हिस्सा है, क्यों नहीं कभी औचक निरीक्षण पर आते। आखिर किस गुनाह के लिए विकास के नाम पर इतना झुठलाए जाते। क्या इन पर भी बोलना तुम्हारा धर्म नहीं। मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे, क्या अब भी तुम्हें रहम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं। और इसके बाद कुछ पॉलिटिकल छोटे मोटे युवा नेता जो आते हैं, उनके लिए कुछ 4 लाइनें हैं। पार्टियों के पद ने तुम्हें इतना लुभा दिया
कि तुमने माँ का दर्द ही भुला दिया, तुम कितने पिछड़े हो यह नीति आयोग ने बतला दिया। सिंगापुर के नीति आयोग 2018 में उसका डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें हम लोग का तीसरा स्थान था। पार्टियों के पद ने तुम्हें इतना लुभा दिया कि तुमने माँ का दर्द ही भुला दिया, तुम कितने पिछड़े हो यह नीति आयोग ने बतला दिया। सिंगापुर के मोह में क्या से क्या बना दिया, फिर भी तुम पूछते एक भी प्रश्न नहीं, क्योंकि इसके बाद तुम रहोगे मंडल अध्यक्ष नहीं। क्या इन सब पर भी सवाल पूछना तुम्हारा धर्म नहीं? मैं महज सिंगरौली नहीं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, फिर भी तुम्हें रहम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं, इसलिए तुम्हें गम नहीं। और कहते हैं काफी बेरोजगारी भी है हमारे सिंगरौली में, तो उसके लिए कुछ लाइनें हैं और ये प्रतिनिधियों के लिए पहले कि तुम्हें सच्ची निष्ठा की कमी ने बेरोजगारी को जन्म दिया और तुम्ही ने बदहाली व्यवस्था में यूपी बिहार जैसे राज्यों का नाम लिया। लेकिन कभी पूछा तुमने कि उन्होंने विस्थापितों के साथ क्या किया? घर जंगल जमीन के बदले 8000 की नौकरी भीख स्वरूप दिया। क्यों समझ नहीं आता विकास का स्तर नीति आयोग ने बताया था, पिछड़े जिलों में स्थान हमारा तीसरा आया था। तुम बताओ कि क्या किसी माँ ने इतना कभी अपने बच्चों को सताया था? मैं महज सिंगरौली नहीं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, फिर भी तुम्हें रहम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला, इसलिए तुम्हें गम नहीं। और ये अंतिम है पत्रकारों के लिए, कहते हैं कि सिंगरौली में कोयले के बाद पत्रकार ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ, मैं अभागी नहीं, लोकतंत्र के रचकों को भी जन्म दिया है, जिन्हें सब पत्रकार कहकर बुलाते, वे भी शायद अब थक हार चुके हैं, इस सब पर आवाज नहीं उठाते। पार्टियों की वाहवाही पार्टी के कार्यकर्ता लुटाते और प्रशासन की वाहवाही कथित एनजीओ सामाजिक कार्यकर्ता लुटाते। एक तुमसे उम्मीद थी, तुम भी सच्चाई दिखाने से कतराते। मैंने करीब से देखा है, जब बात धर्म जाति की हो तो तुम भी बढ़ चढ़कर वाहवाही लुटाते। तुमने धर्मों जातियों में बांट लिया खुद को, लेकिन बेटों के बंटने का दर्द कभी ना समझ सके जो दिया मुझको। बेटों के बंटने का दर्द एक माँ को जो सहन करवाते, इतनी ताकत नहीं तुम्हारे कलम की, एक माँ का दर्द बयां कर पाते, एक माँ का दर्द बयां कर पाते। और ये लास्ट है जो हम सबके लिए है। कितना लिखूं कितना कहूं, तुम बस इतना बताओ मैं ये सब क्यों सहूं। अरे अब तो बेटियां भी नहीं सुरक्षित, कब समझोगे एक माँ का दर्द। तुम मेरे ही बेटे हो, कैसे पूछूं किस मुख से खुद को कहलाते मर्द। क्या इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कराना तुम्हारा धर्म नहीं? तुम मेरे ही बेटे हो, कैसे पूछूं कि इन सब के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं। मैं महज सिंगरौली नहीं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, फिर भी तुम्हें रहम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला, इसलिए तुम्हें गम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला, इसलिए तुम्हें गम नहीं। वो उन्होंने बताई है, हाईलाइट की, इसीलिए कहते हैं ना कवि जो है समाज के दर्पण होते हैं। समाज में क्या बीत रहा है वो अपने शब्दों से, अपनी कलम से वो उकेर देते हैं। आज इन्होंने अपने दिल को बयां किया है, तो थोड़े से कुछ लाइनें आपके लिए और हमारे लिए जो थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। जो खास होते हैं ना वो हारते नहीं, क्योंकि वो लड़ते हैं, क्योंकि वो भी हारते नहीं। कभी जिंदगी अगर हारती भी है तो भी वो डट के लड़ते हैं, क्योंकि जो खास होते हैं वो हारते नहीं, वो लड़ते हैं, वो लड़ते हैं। तो मनोज लड़िए, और जो आप कर रहे हैं करते रहिए। आपको हमारी तरफ से जो सहयोग मुझे लगता है मनोज नाम में ही कुछ खास। ठीक है, अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे छोटे से नन्हे से कार्तिक सिंह जी को। कार्तिक आइए, राइम बोलेंगे, है ना? Realize what you say. I say stop right away. Yellow light what you mean. I request that you guys must think. Realize is not what you say. I say what I say. उदास हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे इर्द-गिर्द अंधेरा ही अंधेरा है, राइट? तो इसका है a bit of darkness is needed. A bit of darkness is needed to appreciate the light. Just like a bit of sadness is needed to understand the importance of happiness in life. It is we who are taught to run as far away from the darkness unto the sun. But the enlightened know the fact
that a bit of darkness is needed. Universe plays its creative saga in the belly of darkened raga. For the seeds choose the darkness to show the life it can harness. Growing trees and plants know it, keeping the connection to the darkness through roots. To have learned to give life, balancing the energy of darkness and light. The deeper you go into the nature, the bigger you expand your inner universe. For then you will find that a bit of darkness is needed. That a bit of darkness is needed. Thank you. मैं यहाँ पर सिंगरौली में 2013 से NCL में एज एम्प्लॉय जॉब करता हूँ और मेरा पैशन है एक्टिंग। तो एक्चुअली यहाँ पर एक्टिंग फील्ड से कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी कंपनी की तरफ से जितने भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ और अपने एक्टिंग के थ्रू लोगों से मुखातिब होता रहता हूँ। एक छोटा सा डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल की बहुत करीब है। ये धूम फिल्म का है। बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर, बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, यादें हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम, आज चले हैं, आज चले हैं। ये रिसेंटली हमने ऑनलाइन अपना रील चैलेंज भी किया था एंड ये पैन इंडिया हमने चैलेंज किया था, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील वगैरह होता है। तो कुलदीप जी हमारे टॉप 5 जो रील क्रिएटर्स हैं उनमें से एक हैं। तो एक बार और मैं आपको चाहूंगा कि आप इनको क्लैप करें और हौसला अफजाई करें। अभी तो इन्होंने डायरेक्ट छूट के आए हैं एनसीएल से, जो अपना नौकरी भी संभालते हुए आए हैं। तो आने वाले हमारे और प्रोग्राम्स में मैं उम्मीद करता हूँ आप तो और भी परफॉर्मेंस अपना देंगे, क्योंकि हम आपके एक्टिंग स्किल्स देखना चाहते हैं। क्योंकि आपसे इंस्पायर होके कई हमारे यहाँ पे और भी होंगे जो अपने अंदर के एक्टर को ढूंढ रहे होंगे, तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसे अवेल करें और उन सब के साथ जुड़ें। और आप थोड़ा सा लेट आए थे तो मैं एक अनाउंसमेंट जो शुरू में किया था वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं लोग, उन्हें रेडियो ऊर्जा में भी परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। तो आपको जो एक्सपोजर का हमने वादा किया था, न केवल हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पर हमारा जो कम्युनिटी रेडियो है उसके थ्रू भी आपको हम एक्सपोजर देंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन ऑल आवर इवेंट्स जो हम फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें भी होगा। और कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि आने वाले समय में हमारे कुछ और जो इस फील्ड में नाम कमाए हुए दोस्त हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन्हें भी यहाँ पे ला सकें, ताकि आप लोगों को और वो चीजें बेनिफिट मिल सके। और ऑनलाइन जो हमारे कुछ इवेंट्स होंगे तो उनकी मेंटोरशिप भी हम आपको अवेल करवाएंगे। हमारे साथ कुछ अवार्ड विनिंग बेस्ट सेलर ऑथर्स भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जो ऑनलाइन ही आ सकते हैं, क्योंकि उनके अलग एंगेजमेंट्स हैं। बट अगेन हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको वहाँ पे भी कनेक्ट कराएंगे। थैंक यू सो मच आनंद। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। इस मंच से हम लोग अभी कुछ महीने पहले ही जुड़े हैं, लेकिन बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और इसका सारा श्रेय जाता है मनोज जी को। मैं रेणु अखबार सिंगरौली से हूँ, होम मेकर हूँ, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, साथ में लिखने पढ़ने का बहुत शौक रहा है। कविताएं कहना खुद को अभिव्यक्त करने का एक जरिया है। जब मन की छटपटाहट बहुत बढ़ जाती है तो जो शब्द निकलते हैं, जो भाव निकलते हैं, उन भावों को शब्दों का जामा पहनाना ही कविता है। सुकून के साथ कुछ पल खुद के साथ बिताना ही कविता है। मेरी जो पहली कविता है वो इसी कविता लिखने की रचना धर्मिता को रेखांकित करती है। मेरी पहली कविता है अधूरी कविताएं। मन की गहराइयों से कागज पर आते आते, मन की गहराइयों से कागज पर आते आते जाने कहाँ छूट जाती है कविता। अनुभव और अभिव्यक्ति के बीच, अनुभव
और अभिव्यक्ति के बीच कई गलियां हैं भूल भुलैया जैसी, जिनमें गायब होकर बिछड़ जाती है कविता, जिनमें गायब होकर बिछड़ जाती है कविता। ऐसी अधूरी कविताएं बड़ी महंगी पड़ती हैं, ऐसी अधूरी कविताएं बड़ी महंगी पड़ती हैं, खुशबू देते हुए कांटे सी बढ़ती हैं। मेरी अब दूसरी कविता, जिसको लिखने का श्रेय मैं देना चाहूंगी इस मंच के मेरे दो अभिनय मित्रों को। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के विश्वास से इस कविता का जन्म हुआ। और ये कविता जन्म लेने के बाद मेरे गोद में आने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। आज आई है, तो मनोज जी ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने का मन होता है, तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने का मन होता है। जब तुम कहते हो तुम ऐसा कर सकती हो, विश्वास करने को जी चाहता है। मैं मुक्त भाव से सुनती हूँ और आत्मविभोर होकर सोचती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। पर अगले ही पल अपने आत्मबोध से पूछ बैठती हूँ, जहाँ छत बिछत पाती हूँ अपने संबल को, नम आंखों और स्तब्ध होठों से देखती हूँ उन सपनों को, जिसे जीना चाहा था, जिसे जीना चाहा था, जो कभी मेरा आसमान था। उदासियों के पर्दों के बीच भी झिलमिलाते थे उसके सतरंगी पहलू, उदासियों के पर्दों के बीच भी झिलमिलाते थे उसके सतरंगी पहलू। फिर बटोर कर अपनी टूटती आस्था को, फिर बटोर कर अपनी टूटती आस्था को एक बार और जीना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने का जी करता है। हाँ, तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने का मन होता है। मैं अपनी बाहों में आकाश भरना चाहती हूँ। थैंक यू। और फिर आप गृहिणी हैं, देखिए काम करते करते चीजें इधर उधर हो जाती हैं, तो आप सोचिए आप खो गई थी पर आज इस स्पेशल ओकेजन के लिए मिल गई। और सर को क्रेडिट जाता है, उन्होंने लग के साथ में इसको ढूंढ निकाला। कई बार आदमी ये सोचता है कि मेरी सबसे अच्छी रचना इधर उधर गुम हो गई। सर को बहुत चीजों का क्रेडिट जाता है, मेरी जिंदगी को, मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को करीने से सजाने का भी। थैंक यू सो मच मिस्टर। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा स्नेहिल जी, आप आइए, साथ में छोटे नन्हे आरव को भी लाइए। लिखती हूँ थोड़ा बहुत, बट मैंने कभी भी सुनाया नहीं ऐसे। तो आज मैं अपनी पहली कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मैंने अपने क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद लिखा था। उस टाइम पे मुझे ये धर्म और मजहब इन सब से बहुत डिफिकल्टी होती थी, लाइक ये समझने में कि लोग इतनी बातें क्यों करते हैं। तो मैं अंदर से बहुत सोचती थी कि लोग इतना ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड क्यों हैं, लोग अपने आप को इतना डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं, होते तो सब ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। तो मेरी पहली कविता उसी पर है, वही मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कब आएगा वो दिन। लोग होते हैं तरह तरह के, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई सिख है तो कोई ईसाई, है तो सब भाई भाई, है तो सब भाई भाई, पर मानते हैं वे एक दूसरे को कसाई। क्या मुझे कोई बताएगा क्यों करते हैं वो आपस में लड़ाई? क्या कोई मुझे बताएगा क्यों करते हैं वो आपस में लड़ाई? ये धर्म, ये मजहब, ये जात पात, क्यों मानते हैं लोग इन्हें? क्यों नहीं रहते अलग अलग धर्म, मजहब, जात पात के लोग मिलके? क्यों नहीं रहते अलग अलग धर्म, मजहब, जात पात के लोग मिलके? क्यों रखते हैं ये आपसी मतभेद? क्यों रखते हैं ये छुआछूत और भेदभाव का भाव? क्या मिलेगा इन्हें इन सबसे? क्या मिलेगा इन्हें इन सबसे? आखिर एक दिन तो आदमी को इस दुनिया से जाना ही है। फिर क्यों ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये मारपीट? क्यों चारों ओर इस अज्ञानता का अंधेरा है? क्या कोई इस अज्ञान
अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान के उजाले में नहीं बदल सकता? क्या कोई इस अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान के उजाले में नहीं बदल सकता? वो दिन कब आएगा जब लोग आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना रखेंगे? कब आएगा वो दिन? कब आएगा वो दिन? चाहती हूँ जो मैंने अपने ऊपर ही लिखी हुई है कि मैं क्या चाहती हूँ। कोई हम पे जान निसार करे ऐसी तमन्ना नहीं, कोई हम पे जान निसार करे ऐसी तमन्ना नहीं, कोई हमसे बेपनाह प्यार करे ऐसी दीवानगी नहीं। सारी दुनिया हमारे कदमों में झुके ऐसे खुदगर्ज हम नहीं, दुनिया में ऊंचा मुकाम ही मिले ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं। बस चाहत है इतनी कि सबका दर्द हमें अपना लगे, बस चाहत है इतनी कि सबका दर्द हमें अपना लगे, परायों में भी अपनापन मिले, हर दिलों में खुशी का सैलाब हो, हर दिलों में प्यार का बसेरा हो और अंधेरे में रोशनी का सवेरा हो। झुक जाए दुनिया सच्चाई के आगे, वासुदेव कुटुंबकम हो हमारा लक्ष्य और सत्यमेव जयते हमारा नारा। वासुदेव कुटुंबकम हो हमारा लक्ष्य और सत्यमेव जयते हमारा नारा। जय हिंद। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। तो 10th में थी जब आपने पहला कविता लिखा, राइट? तो यानी उस समय एक टीनेजर बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल रहा है आप सोच सकते हैं कि अगर हमने सही एनवायरनमेंट नहीं दिया तो उस समय, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा होता है कि उसे क्या करना है जीवन में, आगे क्या बनना है। तो आपने अपने भाव वहाँ पे लिख के रखे, क्या किसी ने पढ़ा उसको आज से पहले कभी? हाँ पढ़ा था। मेरे अपने भैया जो खुद भी कवि हैं, उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने किसी न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी कराया। अरे वाह। तो मुझे कुछ चिट्ठियां भी आई थी, बट फिर मैंने उसके बाद कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया। तो हम चाहेंगे आप हमारे सिंगरौली लिटरेरी क्लब का रेगुलर हिस्सा रहें और हमारे ये इवेंट्स आप होते ही रहेंगे। 2023 इज गोइंग टू बी, आप ये हमारे हर महीने इवेंट होना है। हमारा पहला कोशिश ये है कि हर महीने हो, फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हर हफ्ते आपको एक ऐसा ही इवेंट हम ऑर्गेनाइज करके दें ताकि आपको उतना ही और ज्यादा एक्सपोजर मिलता रहे और पता चले कि कैसे ऑडियंस के बीच में परफॉर्म करना है और बेटर होते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा रचना जी को। रचना जी हैं। नमस्ते। लिखना एक बात होती है, लेकिन उसको सामने से व्यक्त करना कुछ और ही होता है और मेरे लिए पहली बार है। तो मैं लेखक परिवार से हूँ, पिताजी मेरे लेखक थे, बहुत मशहूर या जाने वाले नहीं, लेकिन हमारे लिए वो सबसे बड़े लेखक थे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे लिए लेखन क्या है। समुद्र मंथन से जैसे अमृत निकलता है ना, ठीक उसी तरह लेखक के मन से जब एक टीस उठती है तब कहीं एक अनमोल पंक्ति निकल कर आती है। दिमाग को थोड़ा सा विश्राम दीजिए, कभी अंतर्मन को आहट कीजिए। इतनी खूबसूरत पंक्तियां निकल के आएंगी ना कि जिन्हें आप बाद में पढ़कर खुद ही कहेंगे क्या ये मैंने लिखी है। आप लोगों के साथ होता है ऐसा? मेरे साथ तो होता है। लिख लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, बाद में खुद ही पढ़ती हूँ तो लगता है अरे ये इतना भारी भरकम वर्ड मैं ही लेके आई हूँ, क्या ये मेरे वर्ड्स हैं? लेखन मन की अभिव्यक्ति है, दिमाग की उपज नहीं। हम सोचते हैं हम दिमाग से लिखते हैं, दिमाग से नहीं लिखते हैं, पता नहीं वो मन में आता है और वो अभिव्यक्त हो जाता है। लेखन भावनाओं का बहाव है, कुछ नपे तुले अक्षरों का समूह नहीं। लेखन बिल्कुल इश्क जैसा है, कभी चाहते रहो तो भी नहीं होता, लेकिन कभी यूं ही हो जाता है। लेखन में अकेले कोने में छिप कर बैठना और बैठे रहना पूरी दुनिया के आनंद से बहुत ज्यादा है। मेरे मन का चिरचोर है लेखन, एक अनकहा सा शोर है लेखन, दिल की हिलोर है लेखन, खुशियों की डोर है लेखन। और अब एक मैंने जैसे कहा मेरे पिताजी लेखक थे और मेरे लिए वही सबसे बड़े लेखक हैं। तो एक कविता, क्योंकि मेरा पहली बार है कि मैं किसी मंच पे भी माइक पर बोल रही हूँ, तो मेरी ये कविता उनके लिए।
मेरे पिताजी की अब नहीं रहे, तो इस हिसाब से आप सुनिएगा इसे। सब कहते हैं पापा हमें छोड़कर चले गए, गलत। पापा कहीं नहीं जाते, वे हमारे साथ ही रहते हैं वे हमारे आदर्शों में, मिलते हैं पुरानी डायरी के पन्नों में, कभी दिखते हैं हमारे संस्कारों में, तो कभी हमारे शब्द भी उनकी गरिमा होते हैं। पापा कहीं नहीं जाते, वे हमारे साथ ही रहते हैं। कभी बच्चों की परवरिश में नजर आते हैं, कभी नजरअंदाज करने के सलीके में। हमेशा सोचते हैं कि पापा होते तो ये ना होता, या कभी लगता है पापा कभी ऐसा होने ही ना देते। पापा कहीं नहीं जाते, ये हमारे साथ ही रहते हैं। दिखते हैं वो हमारे पुराने एल्बम में, कभी दिखते हैं किसी फेवरेट डिश में, उन फैसलों में झलकते हैं जो हम जीवन में लेते हैं, उस दिनचर्या में दमकते हैं जो हम हर रोज जीते हैं। लेकिन फिर क्यों सब कहते हैं कि पापा हमें छोड़ के चले गए? धन्यवाद। शिवं 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 जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं निलम्बने विनोदवीचि वल्लरी विराजमानमुद्ध तगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावक किशोरी चन्द्रशेखरी रचित प्रदीक्षणं धराधरेन्द्रनन्दनी विराजबन्धु बन्धु सुरतिगन्ध सन्तति प्रमोदमानमान कृपाकटाक्षधोरणी विनूत दुर्दलापति क्वचित् हे मनो विनोद मृदु हस्तुरी जटापुदुंड पिंगल सुरित प्रभाकदम कुंकुम प्रदीप्तति। हमें स्कूल में ले जाते हैं, जब हम भी कभी स्कूल मॉनिटर थे या फिर हमारे दोस्त मॉनिटर थे, तो हम लोग किस तरीके से बिहेव करते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। पर हम वो ऐसा नहीं सोच पाते थे। आज आप लोग ज्यादा सोच पा रहे हो। हम लोग तो ये है कि कैसा खड़ूस दोस्त है, अगर नाम लिख दिया उसने, तो बस यही तरह करते थे। आप तो काफी चीजें आपने सोच ली इतनी कम उम्र में, एंड हैट्स ऑफ टू यू। आप आगे और बढ़िया करना, लिखना बंद मत करना, ठीक है ना? कंटिन्यू विथ योर राइटिंग प्लीज। Namaste, good evening, and first of all I would like to introduce myself. All of you might be thinking कि अचानक से ये और उनकी बेटी तो छोड़ ही नहीं रहता है, तो लग रहा है पहली बार मिला, but to be very frank, this platform is not first time for me. From childhood till now, I am getting these chances, and I am so thankful to Manoj sir for providing this opportunity to me as well as my daughter. I am a teacher in DAV Central Mary Public School, Amlori project, and first of all, I am giving a big round of applause to all these tiny talks. They are so genius, and they are I think you are in which class? Fifth. The way you pronunciate each and every word, your facial expression, really hats off to your mother, your family member, your teacher. Very nice. And that small girl, she was performing the dance as she has performed many times in the stage. Each and everything was, I was minutely noticing each and everything कि कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है, और इतने कम टाइम में मेरी डॉटर ने तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया था, बट उसके और लाइव वीडियोस भी हैं, वो अपने टाइम में बहुत अच्छा करती है। But she was suffering from severe blood infection and pneumonia. Last 10 days she was on bed. Today, day before yesterday, she only. So here is a song, motivational song, which in my school every day my principal wants to be during the warm up session. PT के टाइम में हमारे सर प्रिंसिपल ने खुद बनाया ये गाना, और वो जरूर इस पे जो वार्म अप होता है इसी गाने पे होता है हमारे यहाँ। म्यूजिक टीचर गाते हैं। I am also a singer in my own because I am having a प्रभाव का डिग्री फ्रॉम म्यूजिक। तो आपने परफॉर्म क्यों नहीं? मेरा थ्रॉट मुझे धोखा दे रहा है लास्ट फ्यू मंथ से, थोड़ा सा थ्रॉट इन्फेक्शन है, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल गिव सम बेनिफिशियल टू एवरीवन। एंड दिस सॉन्ग इज, छोटे बच्चे आप सब भाई धड़कन है, देश की धड़कन है, ये बच्चे सारे देश की धड़कन है, धड़कन है भाई धड़कन है, देश की धड़कन है, ये बच्चे सारे देश की धड़कन है। मम्मी डैडी दादा
मम्मी डैडी दादा दादी हेल्दी बन के दिखाएंगे, हेल्दी बन के दिखाएंगे, हम वेल्दी बन के दिखाएंगे, हेल्दी बन के दिखाएंगे, हम वेल्दी बन के दिखाएंगे। धड़कन है भाई धड़कन है, देश की धड़कन है, ये बच्चे सारे देश की धड़कन है। मैगी चाउमीन पास्ता बर्गर, मैगी चाउमीन पास्ता बर्गर को कर दे हम बाय बाय, मैगी चाउमीन पास्ता बर्गर को कर दे हम बाय बाय। जौ चना बाजरा जिनकी तभी तो घर में आए आए, जौ चना बाजरा जिनकी तभी तो घर में आए आए। क्योंकि धड़कन है भाई धड़कन है, देश की धड़कन है, ये बच्चे सारे देश की धड़कन है। थैंक यू। आपने हमारे बच्चों का प्रोत्साहन किया और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे गाएंगी। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं चाहूंगा ब्रह्म कुमारी से हमारे जो जज हैं शोभा जी, और वो इंचार्ज है सिंगरौली में ब्रह्म कुमारी के पूरा, और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ब्रह्म कुमारी ने हमारे देश में विदेश में लोगों को एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं और वर्ल्ड पीस पे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द थोड़ा सा आप शोभा आप भी आके यहाँ पे बोलें, और हमारे जो नन्हे यहाँ पे हैं परफॉर्मर्स उनके बारे में आपकी क्या राय है, थोड़ा सा आप बताएं। आपका भी आशीर्वाद यहाँ पे, आपके आशीर्वाद से ही ये सारा चीज होता है। आइए ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मैं जितनी देर से यहाँ बैठी हूँ और मैं छोटी छोटी किड्स को इतने अच्छे से परफॉर्म करते देख रही हूँ, कविता डांस। बच्चे सच में बहुत अच्छे होते हैं और जो भी वो करते हैं, जो भी उनकी एक्ट होती है वो दिल को छू जाती है। और आज मुझको भी बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन बड़ों ने भी इतनी अच्छी अच्छी कविताएं अपने दिल की भाव कविता में रखकर हम सभी को सुनाए और बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाइयाँ देती हूँ और मनोज को भी कि आपने मुझे थैंक्स भी, आपने मुझे यहाँ बुलाया जज के तौर पर। और मैंने जजिंग तो ठीक है वो साइड है, बट बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा और सभी की प्रतिभाएं निखर कर आ रही। बहुत अच्छा आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सभी बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ते हैं लेकिन ये चांस उनको बहुत कम मिल पाता है। तो आप ये चांस उनको दे रहे हैं, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी परमात्मा की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सदैव आगे बढ़ते रहेंगे और आसमान को छुए। और सभी को इस प्रॉब्लम की जो आप पावर फाउंडेशन है इसके बारे में बताएं और जो भी आपने संघर्ष किया है लाइफ में, हम जानते हैं, हम स्कूल फ्रेंड हैं हमारे मनोज, तो कितना आप स्ट्रगल किए। तो मैं अपने सेंटर में भी सबको बताती हूँ, बहनों को भी, कि हमारा फ्रेंड है कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में और फिर भी आज लगता ही कि कुछ प्रॉब्लम है, करके देखो तो इतने बोल्ड एक्टिव हर तरीके से और सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो हमारी और ईश्वर की शुभकामना आपके साथ है और आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। और आप सभी को मैं परमात्मा के घर इनविटेशन देना चाहती हूँ ब्रह्मा कुमारीज में। जैसे कि आप जानते होंगे कि ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड वाइड सेंटर है, ये पूरे वर्ल्ड में है इसकी ब्रांचेस। और विशेष ब्रह्मा कुमारीज का एक ही लक्ष्य है कि विश्व की सभी आत्माओं को पीसफुल बनाना, उनके मन को स्टेबल करना, स्ट्रेस फ्री करना और हर तरीके से हमारा परिवार अच्छा चले। क्योंकि हम ठीक है तो सब कुछ अच्छा है, हमारा मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। पर मन को कैसे ठीक रखा जाए, मन को कैसे पीसफुल रखा जाए,
तो मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, तो ब्रह्मा कुमारी इस मेडिटेशन के थ्रू ये बताते हैं। हमारा 7 डेज का कोर्स होता है और आपके पास में ही इसकी बड़ी ब्रांच है तपोवन कॉम्प्लेक्स इन फ्रंट ऑफ गैस फैक्ट्री। तो मैं आप सभी को हार्दिक निमंत्रण देती हूँ कि आप वहाँ पर जरूर विजिट करें। और थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं हमारे जो लिटिल चैंपियंस हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनको वन बाय वन बुलाना चाहूँगा। रचना जी, अब हम हमारे जो विनर्स हैं उन्हें बुलाना चाहेंगे। और आप फोटो क्लिक करने दीजिएगा। कंग्रेचुलेशंस, भी पसंद है जी जी। और हमारा ये जो पहला ओपन माइक था वो इतना बढ़िया हुआ, और खासकर जो हमारे छोटे परफॉर्मर्स हैं, मेरे ख्याल से बड़े से ज्यादा छोटे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम एक स्पेसिफिक सिर्फ किड्स सेक्शन ही करेंगे, जहाँ पे रोए मोहब्बत किड्स भी मेरा ये है कि मैं चाह रहा हूँ बच्चे जब छोटे से सीखना शुरू करेंगे तो उन्हें पॉजिटिव वो ऊर्जा जो है वो सही तरीके से चैनलाइज होगी और वो आगे अपने लाइफ में कई, क्योंकि ये क्रिएटिविटी एक ऐसा चीज है, ऐसा माध्यम है जिससे आप एक इम्पोर्टेंट लीडरशिप जो क्वालिटीज होती हैं वो भी आप डेवलप करते हो। आपको तो पता ही है, आप तो मैं देखता आ रहा हूँ स्कूल लाइफ से, आपने डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, आपने परफॉर्म किया है। मैं थोड़ा सा अपनी बीमारी की वजह से हिस्सा नहीं ले पाता था स्कूल में, तो थोड़ा सा मैं आपको मेरी संस्थान के बारे में बताना चाहता हूँ। रूहे मोहब्बत जो है मेरी एनजीओ जो है ट्रस्ट पावर एंड मी फाउंडेशन, उसका क्रिएटिव विंग है। अब पावर एंड मी फाउंडेशन जो हमारा ट्रस्ट है वो नेशनल ट्रस्ट है। इसमें हमारी कोशिश है कि जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनके बारे में समाज में अवेयरनेस करें, क्योंकि दुर्लभ बीमारियां इसका मतलब बस ये है कि समाज में है पर लोगों को पता नहीं है कि ये बीमारियां क्या हैं, उनके सिम्टम्स के बारे में नहीं पता है। कई बार हमारे देश में कई अंधविश्वास हैं, उसकी वजह से जो पेशेंट है उसका परिवार है वो सफर कर रहा होता है, और किसी भी दुर्लभ बीमारी को, रेयर डिजीज को डायग्नोस होने में कई साल लग जाते हैं। अभी हमने एक 18 साल का लड़का है हीमोफीलिया का पेशेंट, जिसको हमने अब जाके डायग्नोस किया है, और 18 साल की उम्र में उसके दोनों घुटने खराब हो चुके हैं, दोनों कोहनी खराब हो चुकी हैं। अब उसका एक ही ट्रीटमेंट हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन करके हम उसका रिप्लेसमेंट करवाएं। तो एक गरीब घर वाला कहाँ से करवा पाएगा? और क्योंकि उसको हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। मैंने पैम्फलेट भी ये छपा रखा, मैंने दिया है, और जिनको नहीं दिया मैं अभी दे दूंगा आपको। तो उसमें हम अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि इस जिले में अभी हमने 12 पेशेंट्स को रजिस्टर किया है। उसके अलावा हमारा एस्टिमेट है कि 150 से 200 ऐसे पेशेंट हैं हमारे सिंगरौली में जिनको हीमोफीलिया है, ये रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और क्योंकि टाइम पे डायग्नोस नहीं हो रहा है तो वो परमानेंट डिसेबल हो रहे हैं, या फिर उनको पता नहीं है कि उनका इलाज अब यहाँ पे ट्रीटमेंट ट्रॉमा सेंटर में अवेलेबल है, तो वो लोग हो सकता है एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग होती है एक्सेसिव, ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो डॉक्टर को समझ में नहीं आता, क्योंकि कॉमन सिम्टम्स, कॉमन बीमारी तो है नहीं, रेयर डिजीज है, दुर्लभ बीमारी है, तो कई बार डॉक्टर भी ट्रीट नहीं कर पाते सही तरीके से, तो वो पेशेंट की जिंदगी चली जाती है। तो हमारी कोशिश है कि हम उन्हें टाइम पे डायग्नोस कर पाएं, ताकि वो परमानेंट डिसेबल नहीं हो। और फिर जब वो परमानेंट डिसेबल नहीं है, मतलब हेल्थ जब हमने बात कर दी, तो हम चाहते हैं कि वो शिक्षित हो, एजुकेशन प्राप्त करें, और जब एजुकेशन प्राप्त कर लें तो लाइवलीहुड भी मिलना चाहिए। मगर जब एक ऐसा हेल्थ कंडीशन है जहाँ पे आप रेगुलर ऑफिस नहीं जा सकते, तो आप किस तरीके का काम कर सकते? तो वहीं पे क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जहाँ पे आदमी घर से बैठ के, मान लीजिए अच्छा लेखक है, हमारी किताबें जो है, हमारे वन ऑफ एक कंपाइलर, आपको मैंने जो बुक दिया है वो भूरी नारी के कई रूप, उसकी जो कंपाइलर है वो खुद सेरेब्रल पाल्सी की पेशेंट है, तो उसका यानी नीचे से हिस्सा वो पैरालिटिक है, वो काम नहीं करता, बट शी इज ए गुड राइटर। तो यानी उसकी एक एबिलिटी है, एक क्रिएटिव एबिलिटी है जिसे हम यूज कर सकते हैं, उसको वहां पर बेनिफिट मिल सकता है।
तो यानी वो समाज के वो हिस्से बन जाएंगे जिन्हें अभी तक ये कहा जाता था कि भाई तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हमेशा जिंदगी भर किसी के ऊपर निर्भर रहोगे। अब सही एनवायरनमेंट दिया हमने, तो वो क्या साबित करेगा कि मैं भी आत्मनिर्भर बन सकता हूं या बन सकती हूं, और समाज के उस प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का हिस्सा होंगे जो पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। और मैं खुद भी हीमोफीलिया का पेशेंट हूँ, सीवियर हीमोफीलिया का, और मेरे 2 भाई जो हैं वो भी सीवियर हीमोफीलिया का पेशेंट हैं। तो हमने, हमारे परिवार ने तो इस चीज को देखा है, झेला है, तो हमने झेला है, और आज भगवान की कृपा से हम बोल सकते हैं। तो जो लोग बोल नहीं सकते, जिन्हें अपने अधिकार नहीं मालूम, तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से हम उनकी आवाज बनते हैं, उनके अधिकार उन्हें बताते हैं, और इसीलिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि जल्दी डायग्नोसिस होगा तो जो स्ट्रगल हमारे फैमिली को, जैसे हम बच्चे थे फिर थोड़े बड़े हुए और जो चीज स्ट्रगल हमें ही करना था वो उन्हें नहीं करना पड़ा। आज जो अच्छी बेनिफिट्स हैं, हेल्थ केयर अवेलेबल है, तो वो टाइमली उन्हें वो चीज मिल पाए और हम उन्हें गाइड कर सकें कि आप किस तरीके से समाज के एक प्रोडक्टिव हिस्सा बन सकते हैं। और ये सिर्फ अभी हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर पे फोकस है, फिर आगे जाके हम और भी रेयर डिजीज पे हमारा फोकस होगा, जैसे जैसे हमारे साथ लोग और जुड़ते रहेंगे, ये चीज है। और अभी हमने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया, हमारे 3 साल पूरे हो गए फंक्शनिंग के। जो कोरोना टाइम में हमारे 2 साल बीते हैं, तो हम ऑनलाइन इवेंट करते थे, ऑनलाइन ओपन माइक करते थे, जिसमें हमारे जो पब्लिशिंग हुआ है, हमारे जो ऑथर्स हैं वो सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड विद द कॉज। तो हमारे बुक जो सेल होती है उसका एक हिस्सा हमारे ट्रस्ट को आता है, तो हम रॉयल्टी भी दे रहे हैं हमारे ऑथर्स को कि उनका भी इनकम हो, और उससे एक रॉयल्टी का एक हिस्सा हमारे ट्रस्ट को आता है कि हम उसे एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के हिसाब से, हमें आगे डोनेशन पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। और जो हम बात करते हैं कि हम किसी को लाइवलीहुड देना चाहते हैं, तो भाई उस चीज के लिए हमारे पास अपना खुद का फंड लो कि साहब ये व्यक्ति है, इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें एबिलिटी है, हम उसको फंड करके उसको आगे लेके जा सकते हैं। हमारा मकसद ये है, तो हम इस चीज पे काम कर रहे हैं। और आप सबका फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों के मौजूदगी की वजह से आज हमारा ये ओपन माइक सक्सेस रहा। थैंक यू सो मच।